हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इस वीडियो की PDF फाइल और क्विज आपको मिलेगी रोजाना की तरह हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप सर्च करके जरूर डाउनलोड कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर डील हुई है और 2022 में सिरिमानो उत्सव अभी आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अमेरिका को रिप्रेजेंट करने वाले हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति, जो कि हैं भारतीय मूल के। अभी हाल में विदेशी चीतों की निगरानी करने के लिए 9 सदस्यीय एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और वहीं दिनेश शर्मा को गैर कानूनी गतिविधि न्यायाधिकरण यानी UAPA ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। दिनेश शर्मा दोस्तों ये दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं। इसके अलावा हमने कल पढ़ा कि देश का पहला बहुकला राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है ये मुंबई में खोला जा रहा है और ये नीता अंबानी को समर्पित होगा। इसके अलावा दोस्तों गुजरात राज्य पहला राज्य बन गया है प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल अपने राज्य में लागू करने वाला। झारखंड सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है और अभी नमूना पंजीकरण प्रणाली डेटा के अनुसार भारत में 10 वर्षों में प्रजनन दर में 20% की कमी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं महासभा जो है ये नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों इकोनॉमिक के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इस बार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। बेन एस बर्नके, डगलस W डायमंड और फिलिप H डायबविगो। ये सभी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। देखो आपको ऐसे नहीं याद रखना है, आपको मैंने कल ट्रिक वाली वीडियो दे दी है, तो आप ट्रिक की वीडियो देखिए, आपको ट्रिक से सब कुछ याद हो जाएगा। जैसे इकोनॉमिक की नोबेल की ट्रिक यहाँ भी मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर द रेफरेंस आप यहाँ पर आर्टिकल भी देख पाओगे। फिलहाल आपको कैसे याद रखना है इन तीनों के नाम, चलिए मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ। जैसे कि आपको पता है कल नोबेल पुरस्कार का आखिरी नोबेल अर्थशास्त्र का नोबेल घोषित किया गया। इसमें 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ये 3 व्यक्ति आपके सामने हैं, बेन एस बर्नार्के, डगलस W डायमंड और फिलिप H डेविग, ठीक है। तो इन तीनों को कैसे आपको ट्रिक वाइज याद रखना है? आपको याद रखना है मेरी बीबी ने डायमंड पर PhD किया। क्या बोलना है? मेरी बीबी ने डायमंड पर PhD किया। अब देखो मेरी बीबी में बीबी मिल रहा है, बीबी आप कोई भी ऑप्शन ढूंढेंगे तो उसमें यही एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसमें बीबी दोनों होगा, बेन एस बर्नार्के, ठीक है। तो ये हो गया डायमंड। डायमंड आपको देखिए यहाँ पर मिल जाएगा डायमंड, ठीक है, डगलस W डायमंड में डायमंड मिल जाएगा। PhD किया, PhD मतलब कि फिलिप H डायविग, ठीक है ना, PhD। तो आप कोई सा भी ऑप्शन उसमें ढूंढेंगे जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको PhD वाला एक ही नाम मिलेगा। इस हिसाब से आप ट्रिक से याद कर सकते हो, मेरी बीबी ने डायमंड पर PhD किया, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल हो गया। ऐसे ही दोस्तों बाकी सभी क्षेत्रों में नोबेल का मैंने ट्रिक बना करके आपको कल वीडियो दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और जाइए तुरंत वीडियो देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, और इस बार भी 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट डे। डाक का हमारे जीवन में क्या महत्व रहा है अभी तक, इसका इतिहास कितना पुराना रहा है, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता था कम्युनिकेशन सिस्टम में, इस सब के बारे में जानने के लिए और लोगों को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर 1874 को दोस्तों स्विट्जरलैंड में यूनियन पोस्टल सर्विस शुरू होने के कारण विश्व डाक दिवस के रूप में घोषित किया गया है ये दिन, ठीक है। 1969 में टोक्यो जापान में UPU कांग्रेस द्वारा ये स्थापित कर दिया गया था। इस बार की थीम आपको याद रखना है पोस्ट फॉर प्लानेट, ठीक है। भारत में दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर पोस्टल की डाक की शुरुआत हुई थी। आप मुझे कमेंट करके बताओ किस वर्ष भारत में डाक प्रथा की शुरुआत हुई। अच्छा, अब इस महीने अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया दोस्तों, ये महात्मा गांधी जी की जयंती के पर मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को ही विश्व कृषि पशु दिवस भी मनाया गया। वहीं 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस
और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस बार मनाया गया। ये सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सेकेंड सैटरडे को अक्टूबर और मई महीने में मनाया जाता है। ठीक है, अगला, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन बने? तो वो बन गए दोस्तों किशोर पोलुदासु। किशोर पोलुदासु जो है ये SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। ठीक है, तो ये नए नियुक्त किए गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 4 अक्टूबर से इनका जो कार्यकाल है वो प्रभावी माना जाएगा। तो इससे पहले अगर बात करें तो ये भारतीय स्टेट बैंक सिंगापुर में देश प्रमुख यानी कंट्री हेड के रूप में और उप प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। SBI जनरल इंश्योरेंस जो है ये SBI की ही एक इंश्योरेंस वाली संस्था है और 2009 में स्थापित हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आगे, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुआ भी और इसमें पंकज आडवाणी ने गोल्ड जीत लिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग 1 साल के बाद पंकज आडवाणी ने कोई सा भी टूर्नामेंट जीता हुआ है। 1 साल बाद, लगभग 12 महीने के बाद पंकज आडवाणी जाकर के कोई मेडल जीत पाए हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पंकज आडवाणी विंस गोल्ड मेडल एट IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप इन कुआलालंपुर। मलेशिया के कुआलालंपुर में ये आयोजित किया गया था और इन्होंने जीत लिया है। इन्होंने एक तरफा मुकाबला जीता है सौरभ कोठारी से। सौरभ कोठारी भी हम वतन ही हैं, ठीक है, अपने ही देश के हैं। तो इनको एक तरफा फाइनल में 4-0 से हरा दिया। इनके करियर का ये 25वां गोल्ड मेडल था। वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, देखो बिलियर्ड्स और स्नूकर ये एक ही टाइप का गेम होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है बॉल का। फिलहाल आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन बिलियर्ड्स से संबंधित खिलाड़ी है या स्नूकर से संबंधित खिलाड़ी है? तो नाम आपको याद रखना है, दोनों नाम, सौरभ कोठारी और पंकज आडवाणी। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखा है कई प्रकार के एग्जाम में बने हैं कि निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध इससे है। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा सौरभ कोठारी और पंकज आडवाणी ये बिलियर्ड्स या स्नूकर गेम से हैं। ठीक है, दोनों गेम एक ही है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक रिमाइंड कराना चाहूँगा कि आज आखिरी दिन है बचत का महाचक्र का। तो बचत का चक्र ये देखिए नया सेल स्टार्ट किया गया है टेक्स्ट बुक के द्वारा। 9 से 11 अक्टूबर के बीच में शुरू किया गया है और आज 11 अक्टूबर है, आखिरी दिन है। तो आज आप इसे परचेज करते हो तो 324 रुपये में आप ईयरली सब्सक्रिप्शन पा सकते हो टेक्स्ट बुक पास का। यानी कि आप साल भर में कोई सा भी अगर मॉक टेस्ट, कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हर एक एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकते हो। आपको 324 रुपये पाने के लिए डिस्काउंट कोड यूज करना होगा MJT। इसके बाद आपको 10% का और अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये टेक्स्ट बुक पास दोस्तों आज आखिरी दिन है जब आपको इस रेट में मिलेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए और जा करके टेक्स्ट बुक पास लीजिए ईयरली सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मात्र 324 रुपये में मिल जाएगा पूरा 365 दिन का सभी मॉक टेस्ट का एक्सेस। तो जाइए अभी लिंक पर क्लिक कीजिए। अगला, हाल ही में किस राज्य का मोढेरा गांव भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना? तो दोस्तों गुजरात का मोढेरा गांव बन गया है भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। यानी यहाँ पर 24/7 ऑपरेट होती है सोलर एनर्जी। ठीक है, 24/7 जो है ये सोलर एनर्जी ऑपरेट होती है पूरे के पूरे गांव में। और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया है। ये गुजरात का मोढेरा गांव है। अभी PM मोदी गुजरात विजिट पर थे तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब इसमें दोस्तों बिजली पैदा करने के लिए एक ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट लगाया गया है और घरों पर 1300 से ज़्यादा रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। रूफ टॉप मतलब जो छत पर लगाए जाते हैं। ओके, तो इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके 80 करोड़ रुपए खर्च की है और इसके बाद मोढेरा गाँव बन गया है 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव। अब गुजरात आया है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। राजधानी इसकी गांधीनगर है। गुजरात अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे तो यहाँ पर है गुजरात। ठीक है, गुजरात के CM हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। यहाँ पर झीलों की बात करें दोस्तों तो हमीरसर झील, कांकरिया झील, नल सरोवर, थोल सरोवर है, गिर नेशनल पार्क है, वंसदा नेशनल पार्क है, गरबा डांडिया लोक नृत्य है। अब गुजरात से हम लोग पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं करंट अफेयर का, फिर हम लोग जानेंगे जिलों की संख्या वगैरह। गुजरात सरकार ही दोस्तों अभी गुजरात आत्मनिर्भर गुजरात योजना शुरू करी थी। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात ही है
और अभी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि गुजरात सरकार भी पीएम गति शक्ति योजना को अपने राज्य में लागू कर दिया और पीएम गति शक्ति योजना लागू करने वाला अपने राज्य में पहला राज्य गुजरात ही बन गया है। ठीक है, इसके अलावा अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गुजरात दौरे पर थी। उन्होंने महिला उद्यमियों के लिए हर स्टार्टअप शुरू किया था। क्या स्टार्ट किया था? हर स्टार्ट नाम से एक पोर्टल शुरू किया था। और गुजरात में ही तो 36वां नेशनल गेम्स भी चल रहा है, जो कि 2015 के बाद अब जाकर के आयोजित हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात ने ही सिनेमा पर्यटन नीति भी लागू करी है। आई थिंक इतना बहुत है रिवाइज करने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर जिलों की संख्या 33 है, 182 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीटें जाती हैं गुजरात से। अगला, हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो दोस्तों गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट ने स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल भी है। ये दोस्तों भारतीय महिला टीम की क्रिकेटर हैं और उप कप्तान भी हैं। ठीक है, तो इनको इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। एक और नोट पॉइंट याद रखिएगा कि स्मृति मंधाना जो है ये गुलाबी गेंद से टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी हैं। क्लियर है? आगे, हाल ही में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किसने किया? तो हाल ही में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया है दोस्तों भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के सीएम हैं और इन्होंने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल देख पाओगे, भूपेश बघेल इनॉग्रेट छत्तीसगढ़ ओलंपिक टू प्रमोट स्टेट कल्चर। ये दोस्तों खास करके जो वहाँ के जो लोकल गेम्स होंगे उनको प्रमोट करने के लिए एक प्रकार का इवेंट होगा और 6 अक्टूबर से 6 जनवरी 2023 तक ये चलेगा, यानी आने वाले 3 महीनों तक ये चलेगा। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक भी पहुँचेगा। तो बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में ये आयोजित किया जाएगा। इसमें वहाँ की जो सांस्कृतिक सभ्यता और विशिष्ट पहचान है, जो छोटे छोटे खेल हैं, जो लोकल गेम्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ये किया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख पाओगे या इमेज जो लिया गया है इसमें भी आपको दिख रहा है गिल्ली डंडा, तो यानी कि लोकल खेल को प्रमोट करने के लिए किया गया है। ठीक है, अगला, हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन ने बहुत ही शानदार तरीके से इसे जीता और ये इस सीजन के अब बन गए विश्व चैंपियन भी। ठीक है ना, याद रखिएगा मैंने आपको बताया है कि जब भी सबसे ज़्यादा बार जो जीतता है F1 ग्रैंड प्रिक्स उस पूरे के पूरे सीजन का, तो फिर उसे उस सीजन का विश्व चैंपियन घोषित कर दिया जाता है। तो विश्व चैंपियनशिप जापान ग्रैंड प्रिक्स जीतने के साथ साथ ही ये जीत चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे जापानीज ग्रैंड प्रिक्स F1 हाईलाइट्स, वर्स्टैपेन विन सेकंड फार्मूला 1 वर्ल्ड टाइटल। ये लगातार दूसरी बार जीते हैं वर्ल्ड टाइटल। ठीक है, पिछली बार भी यही जीते थे और इस बार भी यही जीते हैं वर्ल्ड टाइटल। क्लियर? मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन दोस्तों ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं, रेडबुल के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। और कहाँ के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और रेडबुल के ये ड्राइवर हैं। ठीक है, तो मैक्स वर्स्टैपेन जीत चुके हैं जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स, लगातार दूसरे सीजन ही विश्व चैंपियन में बन चुके हैं। और इससे पहले अभी 2 अक्टूबर को एक इवेंट हुआ था जिसमें सर्जियो पेरेज ने ये सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता था। तो देखो अब इस बार का हो गया है समाप्त सीजन, अब इसकी ट्रिक आएगी आपके लिए और ट्रिक बहुत ही शानदार होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा कि नोबेल प्राइज़ वाली ट्रिक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत बताया गया है 4थे स्थान पर है। इंडो पैसिफिक के लिए एक लिस्ट आई और इसमें देखा गया कि कौन कौन से देश आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में हैं शीर्ष पर। तो उसमें इंडो पैसिफिक रीजन में दोस्तों भारत 4थे स्थान पर रहा, वहीं पहले पर रहा चाइना। ठीक है, यहाँ पर पूरी रिपोर्ट भी आप देख पाएंगे, उससे पहले आर्टिकल देख लीजिए। डिफेंस सेल्फ रिलायंस चाइना वे अहेड ऑफ अदर्स, इंडिया 4th रैंक इंडो पैसिफिक। ठीक है, तो ये सिपरी की रिपोर्ट है। सिपरी बोले तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसी रिपोर्ट यही जारी करता है। ठीक है ना, जो भी हथियार से और युद्ध से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होती है सिपरी के द्वारा ही जारी की जाती है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में जिसमें 12 देश शामिल किए गए इस लिस्ट में, रैंकिंग में, उसमें आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में भारत का स्थान 4थे पर रहा। पहले पर चाइना, दूसरे पर जापान, तीसरे पर दक्षिण कोरिया और 4थे पर भारत रहा, 5वें पर ताइवान रहा। इसके बाद 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया का स्थान रहा। ठीक है, इतने देश यहाँ पर शामिल किए गए थे। अब ये भी बताया गया कि भारत प्रमुख हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। 2016 से 20 के बीच में भारत दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा था। ठीक है, सऊदी अरब के बाद, और अभी इंडो पैसिफिक रीजन में तो सबसे ज़्यादा आयातक है।
अगर पूछा जाए 2016 से 20 में, तो भारत में टोटल खरीदे गए हथियारों की मात्रा में से 84% तो विदेशी मूल के थे, यानी 84% हथियारों का आयात भारत दूसरे देशों से किया था। ठीक है, तो ये सिप्री ने जारी किया है, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। ये कितनी बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। ये 3 बार यूपी के सीएम रह चुके थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव दोस्तों 3 बार उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके थे और इनका अभी 10 अक्टूबर 2022 को मेदांता हॉस्पिटल में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। तो उत्तर प्रदेश में 3 दिनों का राजकीय शोक होगा। मुलायम सिंह यादव जी दोस्तों 1967 में पहली बार विधायक बने, 8 बार ये विधायक रहे, यानी कि विधानसभा के ये सदस्य रहे, और 7 बार ये सांसद रहे, यानी कि 7 बार ये लोकसभा में सदस्य रहे। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने, 2 बार केंद्र में मंत्री रहे, देश के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और अभी इनका निधन हो गया है। क्लियर? तो ये तो थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। यूपी पेट का अगर प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और एप्लीकेशन पर जाकर के आप इसे ले सकते हैं MZT ऐप पर। ठीक है, चलिए इसके अलावा लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, उत्तर प्रदेश ने महिला बटालियन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा करी? तो रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई, इन तीनों के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है। इस क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और सबसे सही आंसर किया था उनमें कल बहुत कम नाम आए थे जिन्होंने सही और डिटेल के साथ आंसर किया था। तो आप लोग क्या कर रहे हो भाई, इसको बंद कर दिया जाए क्या? मतलब डिटेल में नहीं आंसर करते हो सब। अमन गुप्ता, मंटू कुमार, रविशंकर, विधि प्रजापति, दीपक कुमार, अमित कुमार, ठीक है, तो इन्होंने डिटेल के साथ आंसर किया था और सही आंसर किया था। आप लोग भी कोशिश किया करो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लिखने की। ठीक है, चलिए तो आज आपको क्या आंसर करना है? आज आपको बताना है न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, न्यूजीलैंड से रिलेटेड आप क्या क्या चीज़ें जानते हो। ठीक है, क्रिकेट से भी रिलेट कर सकते हो, कौन सा अभी हाल ही में इसने खिताब जीता, किस में ये रनर अप रही। ठीक है, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। PFI को किस एक्ट के तहत बैन किया, ये आप बता दीजिए। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में ज़रूर लिखने का प्रयास करना। इसकी क्विज़ और PDF आपको MZT ऐप पर मिलेगी, यहीं पर आपको ईबुक वगैरह भी मिल जाएगी, आप इसे ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।